पहले एंगुलेटेड था, अब वो टेलोजन स्टेज में डीप क्लब शेप बल्ब हो जाता है। अब इसकी स्टडी अपन जनरली देख के नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्राइकोग्राम, जिसकी हेल्प से अपन हेयर की एनाजन फेज है कि टेलोजन फेज है वो अपन स्टडी कर सकते हैं। तो ट्राइकोग्राम में क्या होता है कि अपन हेयर को पूरी तरह से प्लकिंग करेंगे और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी अपन स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर देख के पता चल जाता है कि कितना परसेंटेज पार्ट इसमें एनाजन है और कितना पार्ट इसका टेलोजन है, और उसके आधार पर डिजीज और नॉर्मल स्ट्रक्चर का अपन आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है एलोपेशिया का क्लासिफिकेशन। एलोपेशिया को 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन साइकेट्रिशियल और साइकेट्रिशियल। साइकेट्रिशियल और नॉन साइकेट्रिशियल का मतलब है यहाँ पे ये है, साइकेट्रिशियल से अपन समझ सकते हैं स्कारिंग होना या इन्फ्लामेशन होना। नॉन साइक मतलब कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या स्कारिंग की प्रोसेस अब्सेंट होएगी। तो जो एलोपेशिया एरियाटा है वो नॉन साइकेट्रिशियल टाइप का एलोपेशिया होता है। इसके अलावा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में मेल में जो हार्मोनल लेवल पे बाल्डनेस मिलती है वो आता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया, इसके अलावा एलोपेशिया टोटलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, और साइकेट्रिशियन में एलोपेशिया क्यूटिस। साइकेट्रिशियन का जैसे बताया इन्फ्लामेशन होगा, इसमें इन्फ्लामेशन और स्कारिंग होती है, वो साइकेट्रिशियन एलोपेशिया होता है। इसमें एलोपेशिया क्यूटिस आता है, डीएलई आता है, डिस्कोइड ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस। केमिकल मतलब कोई डाई, एक्सेसिव डाई आजकल काफी यूज करते हैं लोग, तो उसकी वजह से हो सकता है। बेसल सेल कार्सिनोमा और स्यूडोपेलेडी इडियोपैथी, इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा वर्णन पढ़ेंगे, और मेनली अपन आज यहाँ पे एलोपेशिया एरियाटा का वर्णन पढ़ेंगे, जो कि नॉन साइकेट्रिशियन या नॉन इन्फ्लेमेटरी एलोपेशिया है। जैसे कि सबसे पहला ये पिक्चर दिखाया है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक का मतलब होता है हार्मोन, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसका मतलब होता है हार्मोन रिलेटेड। इसमें मेनली जो वर्टेक्स रीजन है वहां पे एलोपेशिया मिलेगा, और मोस्ट कॉमन मेल पैटर्न बाल्डनेस कॉमनली यही देखने को मिलता है। इसके अलावा फीमेल में जो है सेंट्रल पार्टेशन जहाँ पे होता है वहां पे एलोपेशिया कॉमनली मिलता है। इसमें जो हेयर फॉलिकल होता है वो उसमें मिनी एचुरेशन हो जाता है। मिनी एचुरेशन मतलब जो हेयर फॉलिकल है वो क्या हो जाता है, सॉलिड और कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती। और जो टर्मिनल हेयर थे, जो अपन ने 2 टाइप के हेयर शुरू में पढ़े थे, टर्मिनल हेयर और वेलस हेयर। तो इसमें टर्मिनल हेयर जो थे जिसमें कोर्टेक्स और मेडुला दोनों होता है वो टर्मिनल होते हैं, और वेलस मतलब जिसमें केवल मेडुला कोर्टेक्स होता है। तो टर्मिनल हेयर धीरे-धीरे वेलस हेयर में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी बाल्डनेस हो सकती है। नेक्स्ट अपन ने जैसे साइकेट्रिशियन में पढ़ा था, ट्रैक्शन नॉन साइकेट्रिशियन में पढ़ा था ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब जैसे जनरली स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है या फिर सिख मेल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टाइट पोनीटेल की वजह से उनके हेयर जल्दी-जल्दी ब्रेक डाउन होने लगेंगे टाइट पोनीटेल की वजह से, तो वो ट्रैक्शन एलोपेशिया में आता है। और ये जस्ट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के अपोजिट है। एंड्रोजेनिक वर्टेक्स पे था, और ये फ्रंटल या पैराइटल रीजन, टेम्पोरल रीजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखा था साइकेट्रियन एलोपेशिया में सूडोपैलेडी। सूडोपैलेडी का पैलेडी का मीनिंग होता है पैर। जैसे कि बर्फ पे चलते हैं तो पैर एक लेफ्ट में एक राइट में इस टाइप से चलता है, तो इसी टाइप बर्फ पे या मिट्टी पे वैसे ही इसी टाइप के एलोपेशिया में इस एलोपेशिया मिलेगा, एक राइट में और एक लेफ्ट में, इस टाइप से इरेगुलर पैटर्न में मिलेगा। जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है कि scarring alopecia which present age patches with footprint in snow appearance like this. Then alopecia cutis. Alopecia cutis जो है वो congenital टाइप का होता है, जनरली बच्चों में मिलता है, बर्थ से होता है। इसमें क्या होता है, जो वर्टेक्स रीजन है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। वर्टेक्स रीजन में या तो स्कारिंग, क्योंकि ये साइकेट्रिशियन में आता है तो इसमें स्कारिंग या हिल्ड अल्सर या कोई फ्लूइड फिल कैविटी वगैरह मिल सकती है, बुल्लस अपीयरेंस वगैरह मिल सकता है, तो ये एलोपेशिया क्यूटिस टाइप का होता है, बर्थ से प्रेजेंट रहता है। अब जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि साइकेट्रिशियन और नॉन साइकेट्रिशियन 2 टाइप का होता है, तो नॉन साइकेट्रिशियन में एलोपेशिया एरेटा आता है, जिसमें स्कारिंग एब्सेंट होती है, इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होता है, लेकिन इसका ये साध्य है, इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हेयर फॉलिकल आर नॉट डिस्ट्रॉय, हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। दैट कंडीशन इज रिवर्सिबल।
क्योंकि अगर कोई पेशेंट आए ओपीडी में उसके देख लीजिए कि हेयर फॉलिकल प्रेज़ेंट है कि एब्सेंट। अगर हेयर फॉलिकल उसके दिख नहीं रहे हैं तो वो कंडीशन असाध्यता की तरफ जाएगी। लेकिन अगर हेयर फॉलिकल प्रेज़ेंट है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट साइकियाट्रिशियन इसका जस्ट अपोजिट जैसे स्यूडोपैलेडी अभी पढ़ा था, है ना? फुटप्रिंट ऑन स्नो इसमें स्कारिंग भी रहती है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी प्रेज़ेंट रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा हेयर फॉलिकल जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएँगे, इसलिए ये कंडीशन इरिवर्सिबल होती है। अब एलोपेशिया मीनिंग इज़ बाल्डनेस और एरिया मतलब एरिया स्पेसिफिक यानी कि पैचेज़। तो द हे इसमें किस टाइप का रैपिड हेयर लॉस होता है एक तो, है ना? सहसा जिसको बोलते हैं रैपिड हेयर लॉस होता है, एसिमेट्रिकल पैटर्न का हेयर लॉस होता है और मेल और फीमेल कॉमन दोनों ही इक्वली अफेक्टेड रहते हैं इसमें। मोस्ट कॉमनली यंगर्स में ज़्यादा मिलता है, यंग एडल्ट में कॉमनली मिलता है और इसकी साइड जैसे स्कैल्प मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा बियर्ड पे हो सकता है, आईब्रो पे, आईलैशेज़ पे भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब पैची पैटर्न की हेयर लॉस इसमें मिलती है। ईटियोलॉजी में ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून इसके अलावा अगर कोई अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ अपनी बॉडी में है, जैसे कि थायराइड डिजीज़ है, पर्निशियन एनीमिया है, पर्निशियस एनीमिया, विटिलिगो, तो अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड मिल सकता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ फैमिली में है या फैमिली हिस्ट्री है एलोपेशिया एरियाटा की, तो हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी इसका इम्पोर्टेंट कॉज़ेटिव फैक्टर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका स्पेसिफिक मार्कर होता है एस्क्लेरोजेनिक मार्क। इसमें क्या होता है जैसे जनरली अपन हेयर देखते हैं तो अपने हेयर रूट से थिक होते हैं और जैसे-जैसे इनकी ग्रोथ होती है वो थिन होते जाते हैं। लेकिन इसमें अपोज़िट होएगा, इसमें जैसे स्कैल्प है, स्कैल्प के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे हेयर जो है थिन हो जाएँगे और थिन होने की वजह से इज़िली ब्रेक भी हो जाएँगे। तो इसी चीज़ को बोला है एस्केलेशन मार्क। तो इसका इम्पोर्टेंट साइन है कि स्केल के जस्ट ऊपर हेयर शाफ्ट है वो थिन हो जाएगी और इसकी वजह से हेयर इज़िली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल ये नेचुरल पिक्चर में बता रखा है। नेक्स्ट आते हैं अलग-अलग वेरिएंट्स ऑफ एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा के आगे क्या अगर क्रोनिक कंडीशन हो तो किस टाइप से एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है? तो पहला है ऑप्थियसिस हो सकता है। ऑप्थियसिस में क्या होता है जैसे नेक के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे बेंड लाइक पैटर्न में या पेरिफेरी वाली पार्ट से बेंड लाइक पैटर्न में हेयर लॉस होता है, उसको बोलते हैं ऑप्थियसिस। नेक्स्ट है एलोपेशिया टोटलिस। टोटलिस मतलब स्कैल्प से, है ना? स्कैल्प से एंटायर हेयर क्योंकि शुरू में पैची हेयर लॉस हुआ, लेकिन वो कंडीशन अगर लंबे टाइम तक रही, क्रोनिक रही तो उसमें पूरे स्कैल्प का हेयर लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। यूनिवर्सलिस का मतलब होल बॉडी में हेयर का लॉस होना, जिसमें अंडर आर्म्स है, आईब्रो है, फेशियल हेयर है, ये सब का लॉस हो जाता है। अब इसमें किस टाइप से इसका आगे फर्दर कैसे इसका फ्यूचर रहेगा, तो अगर कोई सिंगल लीज़न है, तो वो जनरली क्या होता है ये साध्य है, तो सिंगल लीज़न तो कई महीनों में अपने आप ठीक हो जाता है। और जब रीग्रोथ होती है तो रीगो ग्रोथ का भी इसका स्पेसिफिक पैटर्न है। इसमें कैसे रीग्रोथ होती है कि सेंटर पोर्शन जो है, पेचेज़ का जो सेंटर पोर्शन है, वहाँ से हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। शुरू में जो हेयर होते हैं वो फाइन होते हैं, ग्रेइश कलर के होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे फिर वो थिक होने लगते हैं और नॉर्मल कलर के हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन अगर लंबे टाइम तक रहे तो जैसे अपन ने बोला प्रोग्रेस करेगी तो एलोपेशिया टोटलिस में और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में ये कन्वर्ट हो सकता है, जो वैधता को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन इसके एसोसिएटेड इसके साथ-साथ और क्या फीचर बॉडी में मिल सकते हैं। तो नेल्स पे नेल्स जो है वो जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि पिटिंग है, थिन हो जाते हैं। पिट है लेकिन इसके स्पेसिफिक पिट मिलेंगे फाइन पिट, क्योंकि सोरियासिस में भी पिटिंग नेल मिलते हैं, लेकिन जो पिट मिलते हैं सोरियासिस में वो कोर्स पिट मिलते हैं। इसके अलावा नेल के अलावा एलर्जी की कोई कंडीशन जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, एटोपिक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा, है ना? इसका भी एलोपेशिया से रिलेशन है, ये भी एसोसिएट हो सकता है। और अदर ऑटो इम्यून डिजीज जैसे थायरॉइडाइटिस, विटिलिगो और आईबीडी, टाइप 1 डायबिटीज ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके पॉजिटिव फैक्टर में ये भी इसमें पेशेंट में एसोसिएट के रूप में मिल सकता है। तो पेशेंट की हिस्ट्री लेते टाइम इन पॉइंट का भी अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसके पुअर प्रोग्नोसिस फीचर। अगर अर्ली ऑनसेट है चाइल्डहुड में इसके साथ या एलर्जी की हिस्ट्री है, एलोपेशिया टोटलिस में, यूनिवर्सलिस में या ऑप्थियसिस में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो ट्रीट करना उसको मुश्किल रहेगा। अब वैसे तो कोई इन्वेस्टिगेशन देखे तो इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेनली अपन ने पढ़ा था इसका मुख्य
जो कारण है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। तो सस्पेक्टेड ऑटो इम्यून डिजीज जैसे HLA, DR3, DR4 इनको रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। डायग्नोसिस में पढ़ा था कि जैसे ये नॉन साइकेट्रिशियल होता है, मतलब नॉन इन्फ्लेमेटरी हेयर लॉस होता है विथ साथ में कोई भी इरिथीमा, पेप्यूल, स्कारिंग, स्केलिंग वगैरह एब्सेंट रहेगी। एस्केलेरेशन मार्क टाइप का हेयर पैटर्न मिलेगा, मतलब स्कैल्प के साइड से हेयर जो है वो थिन हो जाता है। रीग्रोथ विथ ग्रे हेयर, और अगर जो नए हेयर होते हैं वो सेंटर से होते हैं और ग्रेइश कलर के होते हैं, साथ में पिटिंग नेल चेंजेस भी मिलेंगे। तो इन पॉइंट के आधार पर अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। और एक डायग्नोसिस या डायग्नोसिस नहीं बोले तो इसका सीवियरिटी स्कोर बोलते हैं, साल्ट स्कोर। सीवियरिटी, एस मतलब सीवियरिटी, ए मतलब एलोपेशिया टूल, स्कोर मतलब एलोपेशिया एरियाटा का क्वांटिटेटिव असेसमेंट करने के लिए एक स्कोर बताया गया है जिसको बोलते हैं साल्ट स्कोर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन जो स्कैल्प है उसको 4 पार्टेट में डिवाइडेड कर सकते हैं। राइट साइडेड जो स्कैल्प वाला पार्ट है वो 18% होता है अगर 100% में से डिवाइड करें तो। लेफ्ट साइडेड 18%, वर्टेक्स वाला पार्ट 14% और ऑक्सीपिट वाला एरिया 24% होता है। अब जितना एरिया में, जैसे इसमें अपन अपन देखे राइट साइड में जैसे कि 18% है, अपन पेशेंट का देख लेते हैं कि राइट साइड में कितने पैचेज है, कितने परसेंट उसका हेयर लॉस है। उस परसेंटेज को जैसे मान लो 20% है तो 20 इंटू ऐसे इस टाइप से कर लेंगे, और इस टाइप से हर एक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, वर्टेक्स और ऑक्सीपिटल सबका कैलकुलेट कर लेते हैं। के आधार पर जैसे अगर कोई हेयर लॉस नहीं है तो S0, अगर 25% हेयर लॉस है तो उसकी ग्रेडिंग अपन देते हैं S1, अगर 25 to 49 है तो S2, 50 to 74 है तो S3, 75 to 99 है और 100 है। इस आधार पे अपन बस साल्ट स्कोर से इसका क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अप है ट्रीटमेंट। तो वैसे तो अगर अर्ली कंडीशन है, लेस देन 6 मंथ ड्यूरेशन का है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन है, मोर देन 6 मंथ ड्यूरेशन का है, तो उसमें टॉपिकल स्टेरॉइड लाइक मिनोक्सिडिल और मिनोक्सिडिल क्या होता है, वेजोडाइलेटर होता है जिसकी वजह से हेयर की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, है ना। इस तो मिनोक्सिडिल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओरल स्टीरोइड भी दे सकते हैं, सोरेलिन, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी सॉल्यूशन, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लाइक साइक्लोस्पोरिन, कॉस्मेटिक कवरिंग और हेयर ग्राफ्ट, ये लास्ट कंडीशन में कर सकते हैं। आजकल एक नई थेरेपी चली है इसके लिए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी का यूज वैसे तो हेयर के अलावा भी और भी कंडीशन में बॉडी में किया जाता है, जैसे कि टेंडन रप्चर है, मसल रप्चर है। लेकिन इसमें क्या और यहाँ पे भी एलोपेशिया एरेटा में भी इसको आजकल काफी यूज किया जा रहा है। PRP थेरेपी इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट का खुद का ही ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को इस तरीके से कंसेंट्रेट किया जाता है कि उसमें टोटल ब्लड की तुलना में जो प्लेटलेट काउंट है वो 5 गुना ज्यादा होती है। इस तरीके से उसको कंसेंट्रेट करके मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर जिस जगह पे हेयर लॉस है वहां पे उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसकी 3 सीटिंग करते हैं एक एक महीने के अंतर से, और एक्सेसिव प्लेटलेट की वजह से वहां पे सेल ग्रोथ और रीजनरेशन को वो प्रमोट करती है। तो ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। अब अपन इसके आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको अपन अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग है। जैसे आचार्य सुश्रुत ने तो इसको पालित्य को इंद्रलुप्त को खालित्य को रुइये को सेम टर्म बोला है, जबकि चरक ने इसको क्रोनिसिटी के आधार पर डिवाइड कर रहा है। इंद्रलुप्त का मतलब बताया है बालों का सहसा गिरना, जैसे कि एलोपेशिया में भी एक्यूट अचानक से ही बाल हेयर लॉस होता है, अथवा दाढ़ी मूछ के बालों का गिरना, ये इंद्रलुप्त कहलाता है। हरिकेशता मतलब कि बालों का वर्ण जो है वो वानर के बालों के समान हो जाता है, यानी कि मिलेनिन पिगमेंट जो है वो कमी हो जाती है। और पालित्य मतलब पित्त प्रधान दोष की वजह से होता है, क्रोध की वजह से शरीर की उष्मा जो है वो सिर में जाकर के बालों को पका देती है, उसको पालित्य बोल सकते हैं। खालित्य में क्या होता है, खालित्य रोग भी इंद्रलुप्त की तरह ही होता है, लेकिन इसमें केशों का जो उखड़ना होता है वो धीरे धीरे होता है उसकी तुलना में। और रुइये मतलब एलोपेशिया यूनिवर्सलिस से इसको कंपेयर कर सकते हैं। रुइये का मतलब होता है सर्वदेह के बालों का गिरना। जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि इंद्रलुप्त खालित्य रुज्यति च विभावते, और इसी पे टिका करते हुए डल्हर ने बोला है कि इंद्रलुप्त खालित्य रुज्य तस्य संज्ञा अंतर, मतलब ये सब एक ही है कि, है ना, संज्ञा का ही अंतर है।
और इसके अनुसार संप्राप्ति जैसे इसकी देखिए कि वात और पित्त प्रधान दोष एक साथ मूर्छित होकर रोमकूपों में जाते हैं, रोमों का च्यवन कर देते हैं और उसके बाद वहां पे श्लेष्मा और शोणित आकर के रोमकूपों को वहां से रोमकूपों को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो रोमकूप का च्यवन होगा वात और पित्त से और श्लेष्मा के द्वारा वो रोमकूप अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसको क्षुद्र रोगों की श्रेणी में आचार्य सुश्रुत ने माना है। फिर इसी पे टीका करते हुए आचार्य ढल्लड़ ने बोला है खालित्यम पुंसामेव न तु योषिताम अत्यंत सुकुमार अंग्यो रजो दुष्ट स्त्रवंती। मतलब फीमेल में खालित्य नहीं होता क्योंकि फीमेल में क्या होता है कि जो भी दुष्ट पित्त है, रक्त है, कफ है, ये दोष रज के साथ स्त्रावित हो जाते हैं और दोष नहीं रहेंगे तो खालित्य भी नहीं रहेगा। तो खालित्य रोग जो है वो योषित में नहीं माना है आचार्य ढल्लड़। आचार्य चरक के अनुसार इन्होंने प्रधान, प्रधानतर और प्रधानतम के आधार पर क्लासिफाई किया है इसको। जैसे कि अगर वात और पित्त दोष तो वही माने तेजो अनिल, है ना, वात और पित्त दोष माने हैं। अगर ये अल्प मात्रा में दूषित होते हैं तो केवल पालित्य करेंगे, किंचित दग्ध्वा। अगर ज्यादा दग्ध होते हैं मतलब प्रधान तम होते हैं तो फिर खालित्य करेंगे और ज्यादा सीवियर होते हैं तो फिर पालित्य कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी दोष दोष अगर कम है तो हरिकेशता, दोष अगर ज्यादा है तो पालित्य और दोष अगर सबसे काफी ज्यादा है तो खालित्य रोग करते हैं। इसके अलावा इसके निदान में देखें तो विरुद्ध आहार आचार्य चरक ने विमान स्थान में विरुद्ध आहार स्पेशली दूध के साथ लवण को खालित्य रोग का निदान बताया है। दुष्ट प्रतिशय इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन हो, अस्थमा या क्रोनिक राइनाइटिस बोल सकते हैं, दुष्ट प्रतिशय मतलब क्रोनिक राइनाइटिस की कंडीशन में एलोपेशिया एराटा पड़ा था। वैसे ही आचार्य चरक ने भी पहले ही बता चुके हैं कि दुष्ट प्रतिशय की अपेक्षा करने से भी खालित्य, हरिकेशता, अर्जुन ये सब कंडीशन हो सकती है। स्ट्रेस भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मनोविघात से वात और पित्त, पित्त में भी स्किन में रहने वाला भ्राजक पित्त कुपित होकर के इंद्रलुप्त रोग कर सकता है, खालित्य कर सकता है। पांडु इसका पांडु के भी सामान्य लक्षण पांडु की वजह से भी हो सकता है। पांडु के भी लक्षणों में हरित शीर्ण लोम हत प्रभा ये सब बताए गए। रस प्रदोषज विकारों में बताया गया यथा कालम बलिय है पलितानी च। और अस्थि धातु में बता रखा है क्योंकि अस्थि धातु का जो मल होता है, केस जो है वो अस्थि केस है, नख है, ये सब अस्थि धातु के मल, केस और रोमकूप अस्थि धातु के मल माने गए हैं। अस्थि धातु के क्षय से भी केस, लोम, नख, समश्रु, द्विज प्रपत्नम श्रम है। गेय अस्थि क्षय लिंगम संधि शैथिल्यम मेवच। तो केस, लोम, नख, समश्रु का पतन अस्थि क्षय से भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसके दोष की प्रधानता। तो दोषों की प्रधानता के आधार पर अगर अपन देखें तो इंद्रलुप्त में वात और पित्त की प्रधानता मान सकते हैं और पालित्य में मेनली पित्त की प्रधानता होती है। खालित्य और रोहियम में कफ और रक्त प्रधानता मान सकते हैं। तो दोषों के अकॉर्डिंग लक्षण पढ़ते हैं कि अगर केस शाव है, रुक्ष है, खर है तो वात दोष प्रधान होगा। अगर दाह युक्त और पित्ताब है तो पित्त दोष है। अगर स्निग्ध है, शुक्ल है तो कफ दोष है। फिर साध्यता असाध्यता लेकिन त्रिदोष है जो वृद्धावस्था जन्य जो खालित्य होता है वो असाध्य माना गया है। अब इसकी आचार्य चरक ने त्रिमर्मी अध्याय में जो चिकित्सा बताई है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शोधन थेरेपी की दोषों के लिए बोला गया है दोषा कदाचित कुप्यति जिता लंघन पाचने ये तू संशोधने न तेसाम पुनरुद्भव है। मतलब संशोधन से अगर दोष निकाल दिए जाए तो फिर उनका पुनरुद्भव नहीं होता। तो इसी के लिए वमन, विरेचन, पंचतिक्त, क्षीर बस्ती। पंचतिक्त क्षीर बस्ती मतलब पित्त में भी बता रखी है, पित्त प्रदान और अस्थि प्रदोषज विकारों में क्योंकि अस्थि धातु का मल है तो उसमें भी इंडिकेटेड है। इसके अलावा नस्य बता रखा है अलग अलग तेलों से। तो नस्य श्रृंगाटक मर्म पे प्रभाव डालता है। इसके अलावा सिर, कर्ण इन सब का भी तर्पण करता है। तो नस्य जो है वो इंद्रिय तर्पक होता है। और आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बता रखा है कि नस्य का प्रभाव बताया है न कैसा प्रमुंचते वर्धते च विशेषता है। इसके अलावा सिर पर तेल का नित्य अभ्यंग करना चाहिए, इससे भी खालित्य और केश पतन नहीं होता। मुख प्रलेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख पे प्रलेप करने पर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसको आचार्य ने बोला सीरा मुख विवक्तम, मतलब सिराओं के मुख खिल जाते हैं और ब्लड सप्लाई होगी। जैसे कि मिनोक्सिडिल के यूज से वेजोडाइलेशन हो रहा था। सिरोधारा स्ट्रेस है, मनोअभिघात जो इसका फैक्टर है उसके लिए यूजफुल है। रसायन चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा है। रसायन के लिए जैसे बता रखा है कि रसायन के
एंटी एजिंग इफेक्ट करती है एक तो रसायन, और रसायन के लिए जो गुण है चरक ने वहाँ पे बताया है, लाभोपायो हि सस्तानाम रसादीनाम रसादनम, मतलब रसायन के सेवन से जो रसादी धातुएँ बनती हैं, वो उत्तम क्वालिटी की होती है, ठीक है? तो जिससे आगे अन्य धातु रक्त धातु ये सब भी उत्तम क्वालिटी की बनेंगी। इसके अलावा हार्मोन इंड्यूस इफेक्ट भी इससे कम होता है। और जलों का उच्चारण पित्त प्रधान दोष, पित्त दूषित पित्त को निकालने के लिए, दूषित रक्त की दृष्टि के लिए जलों का उपचारण बेस्ट ट्रीटमेंट है। आगे इसके कुछ एक योग है जिसमें मैं मुख्य बताती हूँ कि जैसे सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है प्रच्छान कर्म या लेखन कर्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी संप्राप्ति में बताया गया है कि कफ और रक्त के द्वारा रोमकूप अवरुद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन रोमकूपों का अवरोध हटाना है। तो अवरोध हटाने के लिए सबसे पहले अपन को प्रच्छान या लेखन कर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही मेडिसिन अप्लाई करनी चाहिए, ताकि वो मेडिसिन रोमकूपों तक ईज़िली पहुँच सके। तो वही बता रखा है कि प्रच्छान लेखन कर्म करने के बाद गुंजा बीज चूर्ण खालित्य में इंडिकेटेड है, उसका लेपन करें। और हस्तिदंत मसी, ये वाला जो योग था केस स्टडी में मैंने यूज़ किया था। हस्तिदंत मसी 1 भाग रसांजन, 1 भाग इसको जल अजादुग्ध के साथ 7 दिनों तक लेपन कर सकते हैं। लेकिन इसको दोषों के आधार पे प्रयुक्त करेंगे। जैसे अगर कफ दोष है, तो गोमूत्र के साथ कर लो, अगर पित्त प्रधान दोष है या वात दोष है, तो अजादुग्ध के साथ अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे हस्तिदंत मसी अस्थि धातु का ही पार्ट है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, इस सिद्धांत से समान धातु समान की वृद्धि करेगा, तो अस्थि का प्रयोग करने पर अस्थि धातु का मल जो है केस उसकी भी वृद्धि होगी। इसके अलावा हस्तिदंत मसी है, तिल तेल है, इसका 7 दिनों तक, तिल को भी केश्य माना गया है। भल्लातक विषों का यहाँ पे बड़ा यूज़ आया है, जैसे गुंजा आया है, भल्लातक आया है, धतूरा काफ़ी इम्पोर्टेंट आया आया है। क्योंकि विष क्या होते हैं, व्यवायी होते हैं और विकासी गुण के प्रधान होते हैं और इसकी वजह से ही ईज़िली हेयर रूट तक इनका एब्ज़ॉर्प्शन ईज़िली हो जाता है। इसके अलावा इनका लेप करना चाहिए, धतूर पत्र से घर्षण करें, उसके बाद में वृहति फलस्वरस गुंजा फल चूर्ण का 15 दिनों तक लेपन करें। नेक्स्ट है पारिजात पत्र, इम्पोर्टेंट है। पारिजात पत्र क्योंकि काफ़ी ऐसे वृक्ष होते हैं, तो ईज़िली लेखन कर्म कर सकते हैं। तो पारिजात पत्र से लेखन कर्म करें और उसके बाद में मरीच चूर्ण या फिर अपन मरीच चूर्ण, मरीच आदि तेल भी पेशेंट को अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं। अब एक नई टेक्निक आई है जो कि लेखन कर्म से ही रिलेटेड है। जैसे कि अपन यहाँ पे लेखन कर्म, प्रच्छान कर्म बता रहे थे धतूर पत्र से, पारिजात पत्र से। तो कई जगह पे क्या होते हैं, पेड़-पौधे अवेलेबल नहीं हो अगर, तो एक नई टेक्निक आई है जिसका नाम है डर्मा रोलर। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, तो डर्मा रोलर में क्या होता है कि फाइन नीडल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है? उनको अपन क्या करते हैं, स्कैल्प पे रोल करते हैं। स्कैल्प पे रोल करने से जो फाइन नीडल्स है उससे अपने रोमकूप जो है वो उनका पंक्चरिंग होगी और रोमकूप पंक्चरिंग होने की वजह से मतलब रोम छिद्र ओपन हो जाएँगे और जो ऑयल या जो भी कोई मेडिसिन है वो ईज़िली अपने हेयर रूट तक पहुँच सकती है। नेक्स्ट चिकित्सा में मधुकादि लेप और चतुष्पाद भी सामान्य के सिद्धांत से त्वक, रोम, अस्थि की भस्म को तेल युक्त रोम रहित भाग पर लगा सकते हैं। इसके अलावा धूर्धुर पत्रादि केर तेलम, ये सहस्त्र योग का रेफरेंस है। धूर्धुर पत्रादि केर तेलम में धूर्धुर मतलब धतूर पत्र और तिल तेल होता है और इसको कंडू में और केशच्युति में सहस्त्र योग में बताया गया है। इसके बाद बोला गया है कि इनमें से अगर कोई भी औषध अप्लाई करे तो उसके बाद वारिसी से मतलब स्नान का निषेध बताया गया है। वर्जियेत वारिणा सेकम यावत रोम समुद्भव, मतलब जब तक रोम उद्भव ना हो जाए तब तक स्नान या पानी को वहां पे अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने कुछ कैसे द्रव्य बता रखे हैं, जैसे नारिकेल है, तिल है, भृंगराज है, नीलिनी है, इनको भी अपन अलग अलग तरीके से प्रयोग, लोकल या फिर सिस्टेमिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। कुछ संसमन योग है, जैसे गुड़ुचि घनवटी है, अमृतादि गुगलू, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है और ऑटोइम्यून डिजीज या इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में गिलोय का काफी अच्छा यूज है। तो अमृतादि गुगलू में भी गिलोय है। त्रिफला घृत, अस्थि पोषक वटी, ब्राह्मी वटी क्योंकि मनो अभिघात इसका निदान माना गया है। आमल की रसायन, सप्तामृत लोह है, यष्टि मधु चूर्ण, भृंगराज चूर्ण, शंख भस्म, मुक्ता पिष्टि प्रवाल। शंख मुक्ता प्रवाल ये भी कैल्शियम के ही योग है या अस्थि धातु का पोषण करने के लिए इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है इसकी जो केस स्टडी मैंने की थी वो एनआईए का ही एक केस था, उसी पे की थी। तो एक मेल पेशेंट था जिसकी एज थी 24 ईयर ओल्ड पेशेंट। तो ओपीडी लेवल पे ही हमने उसका एग्जामिन किया। तो आयुर्वेदिक डायग्नोसिस किया, एक तो अष्टविध परीक्षा और त्रिविध परीक्षा के आधार पर, दर्शन, स्पर्शन, पर्शन, ये सब के द्वारा। इसके अलावा मॉडर्न से भी उसका एग्जामिन किया, तो उसमें वर्टेक्स में मल्टीपल पेची हेयर लॉस मिले। वर्टेक्स पे, लेफ्ट पेराइटल रीजन पे और ऑक्सीपिटल रीजन पे, और पेशेंट की हिस्ट्री थी 6 मंथ की। साथ में पेशेंट में अदर फाइंडिंग में देखे तो फिजिकल स्टेटस उसका गुड था, कोई भी मतलब अदर डिजीज की कंडीशन उसमें नहीं थी, बस मेंटल स्ट्रेस उसमें फाइंड हुआ था। साथ में कोई अदर ऑटोइम्यून डिजीज जैसे सोरियासिस है, विटिलिगो है, अस्थमा है और रूमेटोइड अर्थराइटिस है, ये सब पेशेंट में अब्सेंट मिला था। कोई भी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं थी। और साथ में पेशेंट ने इन सब के साथ 4 ईयर के लिए आयुर्वेदिक, सॉरी, एलोपैथिक मेडिसिन भी उसने यूज की थी। लेकिन 4 मंथ उन्होंने लगातार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसको कोई सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। तो उसकी अष्टविध परीक्षा जो किसमें की थी, उसमें उसका मल और जीवा में सामता मिली थी, स्पर्श खर था, द्रक में पांडुता मिली थी। और स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, डिजीज स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में जो साइट इन्वॉल्वमेंट थी वो वर्टेक्स एरिया था, लेफ्ट पेराइटल रीजन और ऑक्सीपिटल रीजन, और 4 एसिमेट्रिकल पैचेज उसमें नोट किए गए थे। सेंसेशन लॉस उसमें बिल्कुल भी नहीं था, न कोई स्कारिंग थी, इचिंग, इन्फ्लामेशन, ये सब कुछ नॉर्मल, मतलब ये सब अब्सेंट थे। इचिंग प्रेजेंट थी बस उसमें। तो जो ट्रीटमेंट प्लान चलाया था पेशेंट में, इंटरनल मेडिकेशन के रूप में उसमें सप्तामृत लो है, गुरुचि सत्व, सप्तामृत लो है 125 मिलीग्राम, गुरुचि सत्व 500 मिलीग्राम, अमल की चूर्ण 2 ग्राम, विडंग चूर्ण 1 ग्राम। इन सबको मधु के साथ 30 दिन तक दिया गया खाने से पहले। और एक त्रिफला चूर्ण दिया जो कि रात्रि में सोते टाइम। तो जैसे कि बोला था कि इसमें शोधन थेरेपी इंपॉर्टेंट है, तो अगर 200 का समन तो करेंगे, साथ में शोधन के लिए रात्रि में त्रिफला चूर्ण इसमें दिया गया। साथ में सप्तामृत लोहे के जो घटक बताए गए उसमें त्रिफला है, मुलेठी है, मधुसर्पी है और लोहे भस्म है। तो लोहे भस्म क्या होता है, रक्त धातु का पोषण करेगा और एनीमिया की कंडीशन को क्योर करेगा। इसके अलावा मुलेठी है, मुलेठी को आचार्य चरक ने अग्रय में केश्य, कंठ, वर्ण बता रखा है, मधुर, शीतल, मधुर होती है, इसलिए पित्त दोष का शमन करती है। तो इस आधार पे सप्तामृत लो इसमें effective रहे। गुरुचि जो है वो त्रिदोष सामक है ना। मेन तो दाह प्रशमन महाकसाय में बता रखी है, लेकिन अनुपान भेद से अगर गुरुचि का प्रयोग करें, जैसे कि अगर घृत के साथ गिलोय का प्रयोग करें तो वो वात दोष का शमन करती है, शर्करा के साथ इसका प्रयोग करें तो पित्त दोष का शमन करती है, और मधु के साथ इसका प्रयोग करें तो कफ दोष का ये शमन करती है। इस प्रकार से गुरुचि जो है, और आम की कंडीशन में इसको सूंठी के साथ दे सकते हैं। इस प्रकार से गुरुचि जो है दोषानुसार और अनुपान भेद से अपन त्रिदोष के शमन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आमले की चूर्ण, आमले की चूर्ण जो है उसमें विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है आमले की चूर्ण। इसके अलावा इसमें जो केमिकल कंपोजिशन देखे तो इसमें एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, कैल्शियम होते हैं। इसके अलावा शीत वीर्य है, मधुर विपाक है, लवण रस रहित होता है ये। त्रिदोष सामक होते हुए भी शीत वीर्य और मधुर विपाक होने से ये विशेष रूप से पित्त सामक है और होता है। इसके अलावा विडंग चूर्ण, क्योंकि इसमें एलर्जी की कंडीशन भी पड़ी थी, तो विडंग चूर्ण जो है वो एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जी का काम करता है। और कफवात सामक होता है, मस्तिष्क है, बल्य है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। नेक्स्ट इसका जो लोकल एप्लीकेशन के लिए जो मेडिसिन हमने यूज करने के लिए बोला था, तो पेशेंट को सबसे पहले बोला था कि जो पारिजात पत्र होते है उससे 2 से 3 मिनट तक स्कैल्प की स्कारिंग करें सबसे पहले, और उसके बाद में रसांजन और हस्तिदंत मसी, ये गोमूत्र अर्क के साथ मिला करके लोकल एरिया पे 30 मिनट के लिए उसको अप्लाई करना है, दिन में दिन में 2 बार के लिए, है ना। और पूरा ट्रीटमेंट हमने 30 दिन के लिए दिया था। इसके अलावा जो ऑयल अप्लाई करने के लिए देता है तो वो धतूर पत्र तेल, जो जो अफेक्टेड एरिया था, पेची हेयर लॉस था, वहां पे दिया था। नेक्स्ट पेशेंट में कुछ आहार विहार भी उसको एडवाइस किए थे कि क्या क्या उसको अवॉइड करना है, स्पेसिफिक क्या क्या रूप से अवॉइड करना है। जैसे मिल्क के साथ कोई भी फ्रूट है जो विरुद्ध आहार
थे, तो वो सब उसको मना करेगी, दूध के साथ फ्रूट है, नमक है, ये सब ना। इसके अलावा अति लवण सेवन नहीं करें और अगर नमक सेवन करना है तो सेंधा नमक यूज़ करें, क्योंकि सेंधा नमक शीतवीर्य होता है और पथ्य होता है। इसके अलावा एक्सेसिव हॉट, कोल्ड, ड्राई फ्रूट ये सब नहीं लेना। दिन में दिवा स्वप्न का निषेध बताया, लेट नाइट वॉकिंग का अवॉइड करने को पेशेंट को एडवाइस किया गया। तो ये ट्रीटमेंट पेशेंट को देने के बाद में जो पेशेंट का जो हेयर 15 दिन के अंदर-अंदर मतलब उसको काफ़ी अच्छा रिलीफ आया, 20% उसकी हेयर ग्रोथ हो गई थी। फिर उसका मतलब 1 महीने तक ट्रीटमेंट चलाया, 1 महीने ट्रीटमेंट चलाने के बाद फर्दर 2 महीने तक हमने उसका फ़ॉलो अप किया था। ये देखने के लिए कि वापस से उसमें पैचेज़ जो है वो एक्यूट तो नहीं हो रिकरेंट वापस से तो नए पैचेज़ नहीं बन रहे हैं। तो जैसे कि पेशेंट का है स्टार्टिंग जब ट्रीटमेंट तो यहाँ पे जैसे देखिए तो इसमें हेयर फॉलिकल इसके प्रेज़ेंट है, लेकिन हेयर नहीं है। तो अब 7 डेज़ के ट्रीटमेंट के बाद ही इसमें इफ़ेक्ट आया था और 7 डेज़ में ही जो हेयर का ग्रोथ हुआ था वो सेंट्रल पार्ट से हुआ था। सेंट्रल पार्ट में जैसे कि इसका जो मेन यही साइन है कि जो हेयर ग्रोथ होता है वो सेंट्रल से होएगा और जो पहले हेयर होंगे वो ग्रेइश कलर के और थिन हेयर होते हैं और बाद में वो नॉर्मल हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट आफ्टर 30 डेज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमलता। आपने टॉपिक को मॉडर्न रिव्यू, आयुर्वेद रिव्यू कवर करने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताए अलोंग विद योर केस स्टडी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ सुनने वाले जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो लाभान्वित हुए होंगे। चैट बॉक्स में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी का अब कोई क्वेरी है तो प्लीज आपको अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी हो तो अनम्यूट करके। हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर हेलो, स्वाति गुड बताइए। इवनिंग। हम्म, हम्म। हाँ डॉक्टर स्वाति पूछिए आप क्वेरी। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हेलो, यस मैम, डॉक्टर हेमलता, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक पेशेंट आई। शी इज 23 इयर्स ओल्ड और उनको पीरियड्स नहीं हुए एंड शी इज कम्प्लीटली बाल्ड, यानी कि जी, पूरा का पूरा सिर पे एक भी बाल नहीं है। और शोधन के लिए मैंने डेफिनेटली सोचा है जी। और इसके बाद कुछ आप फर्दर थोड़ा गाइड करें तो कैसे इसको हमें ऐड लेके जाना है ट्रीटमेंट को। जी, शोधन के लिए आपने क्या सोचा इसमें वमन विरेचन? विरेचन। जी, ठीक है। तो विरेचन प्रोसीजर कराइए सबसे पहले। उसके अलावा हेयर लॉस है वो किस टाइप का है? टोटलिस है, यूनिवर्सलिस है, किस टाइप से है हेयर लॉस? टोटालिस है मैम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि टोटालिस और यूनिवर्सलिस में क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में। यूनिवर्सलिस का मतलब जैसे बताया था अभी कि आईब्रो के है मतलब टोटलिस मतलब टोटलिस का मतलब तो केवल स्कैल्प के हेयर लॉस होना और यूनिवर्सलिस मतलब ऑल बॉडी जैसे कि आईब्रोज के है, अंडर आर्म्स के है, मतलब पूरी बॉडी पे कहीं पे भी बाल नहीं होना वो यूनिवर्सलिस में आता है। जी जी। तो मैम इस तो बच्ची के जैसे मैंने बताया कि इसके आईब्रोज वगैरह भी नहीं थे, पीरियड्स इसको स्टार्ट नहीं हुए हैं, दो शी इज आईब्रोज 23 नहीं टू है तो और यूनिवर्सलिस में आएगा। 24 से 25 इयर्स की है। और इनकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि इन सबको, इनकी सिस्टर भी हैं और वो भी जी, डॉक्टर ही हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा यही है कि पूरी फैमिली हिस्ट्री है कि 25 इयर्स की एज में दे गेट टू हैव देयर मेंस्ट्रुएशन। तो अभी तक उनको पीरियड्स भी नहीं इंड्यूस हुए हैं। शी इज प्राइमरी एमनोरिया। जी। तो वो अपन हार्मोन रिलेटेड भी इसमें मान सकते हैं। तो इसमें शोधन के बाद रसायन थेरेपी का जो रोल है जैसे आमलकी रसायन वो आप चला सकते हैं। इसके अलावा जो लेखन कर्म का इसमें बताया था कि पारिजात पत्र से लेखन करने के बाद में रसायन और गोमूत्र इनका लेप इसमें इफेक्टिव रहेगा। तो रसायन थेरेपी चलाए सबसे पहले आप शोधन के बाद इसमें। ठीक है मैम, और जलो का ट्रीटमेंट वगैरह इसमें करना चाहिए या नहीं।
शैलोका का ये है कि उनके होल बॉडी का हेयर लॉस है ना, तो इतने बड़े लेवल पे अपन नहीं कर सकते हैं, तो पहले इंटरनली सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो। शैलोका का ठीक है मैम, ये है थैंक यू। पर लोकल एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर स्वाति। और किसी की कोई क्वेरी? थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमलता, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आपने दिया। और एक डिफरेंट टॉपिक तो एक डिफरेंट अप्रोच रहेगी सबकी, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं थैंक यू। ऑफिशियल थैंक्स के लिए डॉक्टर हेतल मैम को इनवाइट करती हूँ, अगर वो नेटवर्क एरिया में है तो। डॉक्टर हेतल मैम। जी जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षा। दीक्षा तुम कैमरा ऑन ही रखो बच्चे, जी वो जी कोई मैम। दिखता नहीं है ना तो बोलने में थोड़ी असुविधा हो जाती है, जी मैम। यूं बोला भी नहीं जाता। और डॉक्टर हेमलता आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आज कैंप ड्यूटी थी और मैंने जैसे ही आपको कहा, मैंने कहा डॉक्टर दीक्षा विल कोऑर्डिनेट एंड मगर फिर भी हमारा कुछ टाइम से ही हो गया, बहुत ज्यादा पिछली बार की तरह लेट नहीं हुए। तो विश्व परिषद की ओर से मैं आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से हम जो सोच रहे हैं कि भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद बने, आयुर्वेद से हम बहुत सारे लोगों को भला कर सके, उनको स्वास्थ्य लाभ करवा सके और कहीं ना कहीं आयुर्वेद की सही इमेज है वो लोगों के मन में हम फिर से उजागर कर सके। तो ऐसे ही उत्तम उद्देश्य के लिए आपने भी अपना योगदान देकर हमें बहुत ज्यादा कृतार्थ किया है। हम आपके बहुत ज्यादा आभारी है। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और मेरे टीचर ने यूजी में मुझे कहा कि ये कहा था कि बेटा सबसे पहले सेफ जो प्रैक्टिस है वो बाल और टाल पे है ना, गुजराती में बाल जड़ जाना को टाल बोलते हैं। तो जैसे टीचर की वो बात मुझे आज याद आ रही थी कि बाल और टाल पे प्रैक्टिस करके है ना, बहुत बढ़िया आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आयुर्वेदिक ड्रग बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, उसमें निदान परिवर्जन से प्रोसीड करिए। संशोधन संशमन एक अभूतपूर्व कॉम्बिनेशन आपने अभी बताया भी, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स जो इस उद्देश्य से कि हम कम से कम 3 लोगों को नौकरी दे, हम नौकरी मांगे नहीं, है ना, कि हम सर्विस प्रोवाइडर बने, सर्विस सीकर ना बने, है ना, ढूंढने वाले ना बने। तो ऐसी एक भावना के साथ हम इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं कि हम आयुर्वेद के बढ़िया चिकित्सक निर्माण कर सके और वो आने वाली पीढ़ियों तक भारत को समुन्नत बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपना आयुर्वेद के माध्यम से योगदान दे सके। आज विशेष परिस्थिति हो गई थी, तो ऐसे विशेष परिस्थितियों में संकट समय बाहर जाने का मार्ग डॉक्टर दीक्षा और डॉक्टर विकास और डॉक्टर भुवनेश जी, है ना, हमारे वातपित्त कफ है। और आपने मीन्स दीक्षा मीन्स मैं पता है मेरे पास शब्द नहीं है बेटा तुम्हें थैंक्स के सिवाय और कुछ, कि भाई जैसे बहुत ज्यादा भूख लगी और 10 रुपए का नोट जेब में मिल जाए तो कितनी खुशी होती है कि चल छोले भटूरे तो खा ही लेंगे। ऐसी कंडीशन हो जाती है क्योंकि रात को 11:45 मुझे पता चला कि मेरी कैंप ड्यूटी है। तो मैंने फिर सोचा कि अब तो सुबह ही बात करेंगे, मैंने कहा अब तो ज्यादा लेट हो गए। और मैं डॉक्टर विकास को तो आज फोन भी नहीं कर पाई, बस जल्दी जल्दी सुबह कैंप में ही निकलना था। तो डॉक्टर भुवनेश और डॉक्टर दीक्षा से ही बात हुई, मगर डॉक्टर विकास भी आ गए। और तुम तीनों का हार्दिक धन्यवाद कि मैं समझती हूँ कि ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित होके लगातार साथ बने रहना ये कोई छोटी बात नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए मैंने आज डॉक्टर स्वाति त्यागी को भी मैसेज किया, मैंने कहा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप एक बार मैसेज करिएगा। क्योंकि डॉक्टर स्वाति त्यागी और डॉक्टर प्रिया सारा मैथ्यू, है ना, ये मिस आप देखिए कि एक बार कोई भी नहीं था तो ये दोनों थे, है ना। तो मैं बहुत बार ऐसे सोचती हूँ कि स्पीकर तो होंगे, कोई भी सुनने वाला नहीं होगा तो कैसा लगेगा, है ना। कई बार स्पीकर मेरे से उम्र में छोटे होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैडम आपको क्या पढ़ाना।
तो मैं कहती हूँ कि नहीं मेरे को स्टूडेंट समझ के पढ़ा दीजिए कुछ। तो सभी से निवेदन करती हूँ कि आपको आना चाहिए, क्योंकि हम स्पीकर को मान सम्मान और एक अच्छा सा थैंक यू और बहुत सारे लोग सुनने वाले यही दे सकते हैं, है ना। और ये बहुत बड़ी उनकी मन और मस्तिष्क की श्रेष्ठता है कि वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको ज्ञान देना है कहीं ना कहीं। तो ये ज्ञान यज्ञ में इतनी बढ़िया आहुति देने के लिए इतने समय से 6 वर्ष से ज्यादा हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हुए हो गए, तो हमें उस बात की उदात्तता और उदारता को समझना चाहिए, ऐसा मैं कह रही हूँ। और कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि हम किसी की भावनाओं को समझ सके, इस योग्य बने, है ना। कि भी कोई दुखी है तो जब अपने पे बीतती है ना तभी बंदा सामान्य रूप से समझता है, मगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो इतने ज्यादा परिस्थितियों में से खुद का जीवन नहीं गुजारता है, मगर फिर भी दूसरों का दुख समझ सकता है। वो शिक्षा का उद्देश्य होता है ना। जैसे अपने भारत में कहते हैं भाई या शिक्षा सा विमुक्त है ना, कि वो जो शिक्षा है वो मुक्ति की तरफ ले जाती है। तो इस तरीके से हम अगर आयुर्वेद रूपी विद्या ज्ञान को अगर हम उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में लोक और परलोक दोनों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां निर्माण कर सकते हैं। पुनश्च डॉक्टर हेमलता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से, और मैं सभी स्टूडेंट्स का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटी सी बात आपके सामने रखती हूँ कि जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर के लिए भारत को मना कर दिया कि नहीं देंगे, है ना, तब डॉक्टर विजय भटकर ने 4 वर्ष के अंदर अंदर सुपर कंप्यूटर बना दिया था, है ना। तो एक व्यक्ति का पुरुषार्थ भारत को विश्व में गर्व के साथ सिर ऊंचा करके छाती चौड़ी करके खड़े होने के लिए सक्षम बना देता है। तो आप सोचिए कि हम आयुर्वेद का अभ्यास सच में जिन भावनाओं से चरक सुश्रुत ने वो रिसर्च की है वो अगर हम समझते हैं तो हम कितनी बढ़िया जगह पे आयुर्वेद को स्टैंड करवा सकते हैं, है ना। और ये आयुर्वेद की अनेक विधाओं से जब हम पेशेंट की चिकित्सा करते हैं तब ये समझ पाते हैं। और डॉक्टर हेमलता ने एक केस प्रेजेंटेशन से जो इतना सुंदर वर्णन किया है, तो मैं चाहूंगी कि सिद्धांत सहित हम चिकित्सा करें, नहीं के सिर्फ कि भाई ज्वर है तो ज्वर हर चिकित्सा, है ना, कि भाई जैसे बुखार आ गया तो पैरासीटामोल दे दी, और पेन है तो एनाल्जेसिक्स दे दी, उल्टी है तो एंटीमेटिक दे दी, है ना। ये तो एलोपैथी चिकित्सा सिद्धांत है। तो आयुर्वेद में कोई दवा कितनी देनी, कब देनी, कैसे देनी, किसके साथ देनी, है ना। तो प्रकृति विकृति सार, साथ में सत्व, आहार, जरण शक्ति, व्यायाम शक्ति, कितनी सारी बातें बताई है कि वो औषध कितनी कब कहाँ देनी है। तो इनमें से जो भी पैरामीटर्स हमें जितने भी समझ में आते हैं उपयोग में लाने चाहिए, वही आयुर्वेद है। और हम आयुर्वेद की इस विधा को सबके सामने, विश्व के सामने उजागर कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ आए और इस लेक्चर को अटेंड किया। आगे भी इसी तरीके से व्यवस्थित आप लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, तो मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर स्वाति जी नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक्चुअली मैं इस लेक्चर की बहुत वेट भी कर रही थी, और आपने हमारी जो ज्ञान पिपासा बढ़ाई है। दो आई एम नॉट फिट टुडे, आई एम हैविंग फीवर एंड सोर थ्रोट, लेकिन स्टिल द एपिटाइट टू नो मोर एंड टू गेन द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, ये लेक्चर मैंने अटेंड करना ही था। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया इसके लिए, और ये मैंने आपको मैसेज भी किया था मैम, ये दोबारा से कब होगा, क्योंकि जो इसकी ड्यू डेट थी उस पर नहीं हो पाया था। और इसी प्रकार से हर एक सप्ताह एक इंतजार रहता है कि आप नेक्स्ट वीक क्या लेकर आएंगी और क्या हमारा ज्ञान वर्धन होगा। तो ये जो ज्ञान पिपासा आप बढ़ा रही हैं मैम, ये इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा धन्यवाद ना करें मैम, ये बिल्कुल हमारा सौभाग्य है कि आपसे जुड़े। इससे पहले शायद मैं आपको जानती नहीं थी मैम, ये थ्रू दिस webinar only I came to know about you and your good deeds in Ayurveda। और 1% भी आप जैसा कुछ कर पाऊं तो शायद अपने आप को बहुत धन्य और सौभाग्यवान समझूंगी। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वाति। मैं सोचती हूँ कि इसी तरीके से ज्ञान की पिपासा विद्यार्थी अवस्था से ही, यानी यूजी से ही अगर लग जाए,
है ना। और दीक्षा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है, क्योंकि यूजी में भी वो चुलबुली सी छोटी सी गुड़िया थी, तब से ऐसे हम समझते हैं कि भाई इतना उत्साह पढ़ने के लिए, है ना, अगर बच्चों में क्रिएट हो जाता है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह इस दुनिया में अपनी बना लेंगे। तो मुझे लगता है, और ऐसे ही हमें डॉक्टर हेमलता जी जैसे स्पीकर मिलते जाए, जो इस ज्ञान यज्ञ में हमेशा आहुति दे देकर और हमें समृद्ध करते जाए। तो डॉक्टर हेमलता भी उनमें से एक है कि जिन्होंने मुझे इमरजेंसी के लिए भी हाँ कह रखा है। बहुत समय इमरजेंसी हो जाती है कि भाई अचानक कुछ हो गया, तो इस वजह से ऐसे डेडिकेटेड गुरु है हमारे पास, स्पीकर्स है हमारे पास, जिनके माध्यम से हम इस मंच पे इस कार्यक्रम को चला पा रहे हैं समर्पण भाव से। तो सभी का पुनश्च हार्दिक धन्यवाद। मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट करके शांति मंत्र को दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।